नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कक्षा 12 इतिहास के बारे में और इसमें अपन पढ़ रहे थे अपना जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। इसमें अपन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, विस्तार, खोज, सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके। जीवन निर्वाह के तरीके, निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन करना, यानी ये लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, किस प्रकार से अपने जीवन का गुजारा करते थे। तो यहाँ से अपन बात करें तो ये लोग खेती करते थे। क्या करते थे? खेती। खेती में भी अपन बात करें तो कृषि के अंतर्गत किन किन फसलों की ये लोग खेती करते थे, इसके बारे में अपन बात करें तो ये लोग गेहूं, जौ, चावल, सफ़ेद चना और तिल की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? ये फसलें गेहूं है, जौ है, चावल है, चना है, तिल है आदि की ये लोग क्या करते थे? खेती करते थे। इन लोगों के बारे में अपन यहाँ से बात करें खेती के अलावा तो ये लोग जो हैं, कई जो हड़प्पा स्थल हैं, कई स्थलों से जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। जानवरों की हड्डियों के अवशेष। तो जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिलने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग पशुपालन करते थे। क्या करते थे? पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन दोनों इनके जीवन निर्वाह के तरीके थे। इसके अलावा और हम बात करें इन लोगों के बारे में जीवन निर्वाह के तरीकों में कि किस प्रकार से लोग रहते थे, तो पेड़ों से प्राप्त जो उत्पाद है, पेड़ों से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त या जंगल से प्राप्त उत्पाद, जंगल से प्राप्त उत्पाद का इस्तेमाल ये लोग करते थे। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ से पक्षियों की हड्डियाँ मिलना, पक्षियों की हड्डियाँ मिलना और मछली के अवशेष, मछली के अवशेष इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि ये लोग मांसाहारी भी थे। किस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये लोग क्या थे? मांसाहारी। यानी मांस के अंतर्गत अपन बात करें तो पक्षियों की हड्डियां मिलने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है ये लोग पक्षियों को मारकर खाते थे। और मछली के अवशेष मिले हैं तो इनसे ये पता लगाया जा सकता है कि ये लोग मछली का भी सेवन करते थे। यानी कहने का मतलब ये जंगल से प्राप्त उत्पाद के साथ साथ मांसाहारी जीवन भी यापन करते थे। और जानवरों की कई स्थानों से जो जानवरों की हड्डियां मिली हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग यहाँ पे पशुपालन भी करते थे। यहाँ से अपन और बात करें इनके बारे में तो पशुपालन के साथ साथ ये खेती करते थे। पशुपालन और जीवन निर्वाह के इनके तरीके थे। इसके बाद में अपन बात करेंगे इस सभ्यता के लोगों के बारे में, इनकी कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी यानी कृषि की जो इनकी तकनीक थी वो किस प्रकार की थी, कृषि तकनीक में किन किन वस्तुओं का ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हड़प्पाई जो मोहर मिली है, जो हड़प्पाई मोहर हमें प्राप्त हुई है, इस मोहर के ऊपर है बैल का चित्र। किसका चित्र है? बैल का चित्र मिला है। और बैल का चित्र मिलने से अपन अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लोग खेती करने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। खेती करने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। बैल का प्रयोग
तो खेती में किसका प्रयोग करते थे? बैल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा अपन बात करें तो बनावली जो क्षेत्र है, हरियाणा का जो बनावली है, यहाँ से मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिली है। मिट्टी के हल की प्रतिकृति, मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिलने का मतलब है कि ये लोग खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे। खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा और अपन बात करें तो एक स्थान अपना होता है कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिले हमें? जुते हुए खेत के प्रमाण। और जुते हुए खेत के प्रमाणों के बारे में अपन बात करें तो खेत को जो जोता गया था वो अलग अलग दिशाओं में जोता गया था। खेत को दो अलग अलग दिशाओं में जोता गया था। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एक साथ एक से अधिक फसलों का उत्पादन यहाँ के लोग करते थे। इसके अलावा अपन बात करें तो कई ऐसी फसलों का ये उगाते थे जिन्हें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, और सिंचाई के लिए नहरों के जल का उपयोग करते थे। सिंचाई के लिए किन का उपयोग करते थे? नहरों के जल का उपयोग। इससे कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग नहरों के जल का उपयोग करते थे? तो इससे मैं आपको बता दूं, यहाँ से अफगानिस्तान का जो एक क्षेत्र होता है सोतुगई, यहाँ से नहरों के अवशेष मिले। सोतुगई से किन के अवशेष मिले? नहरों के अवशेष। और नहरों के अवशेष मिलना सोतुगई से विश्व का प्राचीनतम प्रमाण है। इसके अलावा गुजरात का जो धोलावीरा स्थल होता है, गुजरात का स्थल होता है धोलावीरा, धोलावीरा से अपने को विशाल जलाशय मिला है। क्या मिला है? विशाल जलाशय। और ऐसा माना जाता है कि इस जलाशय के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए होता था। इस जलाशय के जल का प्रयोग किसके लिए होता था? सिंचाई के लिए। तो यह इनकी थी कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में अपन बात करें तो यहाँ से अपन ने बात करा कि हड़प्पा मोहर से बैल का चित्र मिलना इस बात के प्रमाण देता है कि ये खेती करने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा बनावली जो स्थल है, जो हरियाणा में स्थित है वर्तमान में, यहाँ से मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिली है, जो इस बात के प्रमाण देती है कि खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो विश्व में प्राचीनतम प्रमाण माने जाते हैं। नहरों के जल का उपयोग सिंचाई में करते थे। नहरों के अवशेष अपने को सोतुगई से मिले हैं। इसके अलावा धोलावीरा से विशाल जलाशय के अवशेष मिले हैं। इस जलाशय के जल का प्रयोग ये लोग सिंचाई के लिए भी करते थे। इसके बाद में अपन अपने टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं और अपनी नई हेडिंग आती है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। तो नई हेडिंग आप लगा लीजिए अपनी, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। वैसे आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, बाकी पीडीएफ भी आपको अपने एप्लीकेशन पे उपलब्ध हो जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ में आप नोट्स बना भी सकते हैं। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। नियोजित शहर। देखो, मोहनजोदड़ो के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। पिछले वीडियो में भी अपन मोहनजोदड़ो के बारे में बात की थी और अपन ने बात की थी कि मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का विशालतम एक पूरा स्थल है। विशालतम पूरा स्थल है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो इसकी खोज है वो 1922 में, जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं, खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। अब अपन बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर कैसे था।
तो ये जो शहर था, इस शहर की बस्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक ऊपरी शहर जिसे दुर्ग कहते थे, और एक था निचला शहर। तो दो बस्तियों में इसे विभाजित किया गया था। अपन बात करेंगे यहाँ पे दोनों के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऊपरी शहर या दुर्ग के बारे में। तो ऊपरी शहर या दुर्ग के बारे में बात करें तो इसकी विशेषता थी कि यह ऊंचाई पर स्थित था। किस पर स्थित था? ऊंचाई पर स्थित था। और यहाँ पे विशेष वर्ग के, विशिष्ट वर्ग के लोग, विशिष्ट वर्ग में जैसे मैं बात करूं, जैसे पुरोहित वर्ग, धनवान लोग, या अपन कहें व्यापारी वर्ग, शासक वर्ग हो गया, इस प्रकार के लोग हैं वो यहाँ पे निवास करते थे। ऊपरी शहर के बारे में बात करें तो इसे चारों तरफ से परकोटे से बंद किया गया था, यानी इसके चारों तरफ परकोटा था। परकोटा का मतलब होता है दीवार, यानी दीवार से इसे बंद किया गया था, जो इसे निचले शहर से अलग करता था। और यहाँ पे जो मकान बनाए गए थे वो पक्की ईंटों के मकान होते थे, पक्की ईंटों के मकान। और बात करें तो यह क्षेत्रफल में छोटा था। क्षेत्रफल में क्या था? छोटा। तो एक बार फिर से मैं आपको ऊपरी शहर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे यह ऊंचाई पर स्थित था, क्षेत्रफल में छोटा था। यहाँ पे विशिष्ट वर्ग के लोग, जिनमें अपन पुरोहित वर्ग मान सकते हैं, व्यापारी वर्ग मान सकते हैं, शासक वर्ग के लोग हैं, ये लोग रहते थे। इसे चारों तरफ से परकोटे से कैद किया गया था, जो इसे निचले शहर से अलग करता था। और यहाँ पे पकी हुई ईंटों के मकान भी बनाए गए। ये जो मकान है वो पकी हुई ईंटों के होते थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं निचले शहर के बारे में। निचला शहर जो है यह आम लोगों का निवास स्थान था। किनका निवास स्थान था? आम लोगों का निवास स्थान, यानी यहाँ पे आम लोग रहते थे, यानी सामान्य जनता यहाँ पे निवास करती थी। इसके अलावा और अपन बात करें तो यहाँ के जो भवन थे, यहाँ के भवन, कई ऐसे भवन थे जो ईंटों के चबूतरों पर स्थित थे। किन पे स्थित थे? चबूतरों पर। और ये चबूतरे इनके लिए नींव का काम करते थे। किसका काम करते थे? नींव का काम करते थे। इसके बारे में अपन और बात करें तो यह क्षेत्रफल में दुर्ग की अपेक्षा विशाल था। क्षेत्रफल में कैसा था? विशाल था। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो के निचले शहर या ऊपरी शहर में क्या अंतर है, तो ऊपरी शहर ये ऊंचाई पर स्थित था, जबकि निचला शहर जो है ये ऊपरी शहर की बजाय निम्न स्तर पर स्थित था। निम्न स्तर पर स्थित था। इसके अलावा अपन और बात करें, ऊपरी शहर है यहाँ पे विशिष्ट वर्ग के लोग रहते थे, जबकि निचला शहर है यहाँ पे सामान्य लोग या आम लोग यहाँ पे निवास करते थे, या शासक वर्ग के लोग नहीं रह करके यहाँ पे सामान्य जनता यहाँ पे क्या करती थी? निवास करती थी। इन दोनों के अलावा अपन और बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिलने वाले और जो अवशेष हैं, यहाँ से एक आता है विशाल स्नानागार। क्या आता है? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिलने वाली यह एक विशालतम इमारत है। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली विशालतम इमारत है, यानी सबसे विशालतम अवशेष जो मिले हैं वो विशाल स्नानागार के मिले हैं। विशाल स्नानागार के बारे में बात करें तो यह गांव के आंगन में स्थित होता था। यह गांव के आंगन में स्थित होता था, यानी गांव के बीच में स्थित होता था। और इसके चारों तरफ गलियारे होते थे। चारों तरफ क्या होते थे? गलियारे होते थे। चारों तरफ ये गलियारों से घिरा हुआ होता था। और यहाँ पर और बात करें तो इस तक
जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी, गलियारों से इसमें क्या बनी होती थी, सीढ़ियाँ बनी होती थी, और सीढ़ियों तक इससे पार किया जा सकता था। सीढ़ियों से विशाल स्नानागार के बारे में बात करें तो इस जलाशय का जो पानी है वो नालों के द्वारा बाहर निकाला जाता था, यानी इसे नालों से जोड़ा गया था और नालों से जो गंदा पानी है वो बाहर जाता था। और ये नाले जो होते थे वो जो शहर के अन्य जो बड़े नाले होते थे वहाँ से जुड़े होते थे। विशाल स्नानागार के बारे में बात करें तो यह एक विशिष्ट संरचना थी, विशिष्ट या अनूठी संरचना थी, जिसका प्रयोग किसी अनुष्ठान में किया जाता था। किस में किया जाता था, अनुष्ठान, अनुष्ठान या कोई सार्वजनिक कार्य जो होता था इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद में मोहनजोदड़ो से और मिलने वाले जो अवशेष हैं, जिसमें अपना आता है माल गोदाम। माल गोदाम, देखो माल गोदाम के बारे में अपन बात करें तो स्टोर जो गृह होता है या भंडार गृह जिसे अपन वर्तमान में बोलते हैं, इसे माल गोदाम बोलते थे, और इसे अन्नागार भी अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अन्नागार। तो अनाज भंडारण के लिए इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता था। विशाल अन्नागार का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, इसके बारे में बात करें तो इसका जो निचला हिस्सा होता था, इसका निचला हिस्सा ईंटों का बना होता था। निचला हिस्सा वो ईंटों का बना है और इसका ऊपरी हिस्सा है वो लकड़ी का था। ऊपरी हिस्सा किसका था, ऊपरी हिस्सा लकड़ी का था, जो वर्तमान में नष्ट हो चुका है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा जो था इसका ईंटों का, वो अभी भी बचा हुआ है। इसके बाद में अपन अगली हेडिंग पे चलते हैं। तो नई हेडिंग अपनी आती है नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। देखना, नगर नियोजन के बारे में अपन बात करते हैं। दोनों विशेषताएं अपन यहाँ पे पढ़ेंगे इसकी, नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली। नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली। तो पहले अपन बात करते हैं इसका नगर नियोजन या गृह स्थापत्य कला। नगर नियोजन या गृह स्थापत्य कला। नगर नियोजन के बारे में बात करें तो नगर नियोजन है वो हड़प्पा सभ्यता का उत्कृष्ट श्रेणी का था। कौन सी श्रेणी का था, उत्कृष्ट श्रेणी का। इसे अपन बोलते हैं भवन निर्माण। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता है इसका नगर नियोजन। यहाँ पे अपन बात करें तो इसमें प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। क्या होता था, आंगन होता था, और आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। चारों तरफ क्या होते थे, कमरे होते थे। इसके अलावा अपन बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता था, या एक व्यक्ति की जो एकांतता जो होती है उसका पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जाता था। यानी यहाँ पे एकांतता का पूरा ख्याल रखा जाता था। देखो एकांतता जरूरी होती है, वर्तमान में हर किसी को प्राइवेसी चाहिए, आपको पता ही है, तो उस ज़माने के लोगों को भी चाहिए होती थी। तो यहाँ पे इसका पूरा ध्यान रखा जाता था। और यह जो आंगन मकान का होता था इसमें कताई का काम होता था। सूत की जो कताई और बुनाई है, कताई और बुनाई का काम है वो किस में होता था, आंगन में होता था। यानी बड़ा आंगन होता था जिसमें कताई और बुनाई का काम यहाँ पे चलता रहता था। इसके अलावा बात करें तो जो मकानों की जो खिड़कियाँ होती थी, भूमि तल से लगी जो दीवारें होती थी, यानी ज़मीन से सटी हुई जो दीवारें होती थी, उन दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थी।
देखो ये भी बहुत अच्छी विशेषता थी, यानी जमीन से तल से लगी हुई जो दीवारें होती थी उनमें खिड़कियां नहीं होती थी, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति है वो घर के अंदर नहीं झांक सके, यानी घर में क्या नहीं हो, ताक झांक नहीं हो। इसके अलावा अपन बात करें तो मुख्य दरवाजे से कोई आंगन में नहीं झांक सकता था, मुख्य दरवाजे से आंगन में झांक नहीं सकता था, ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं आजकल के वह थान ध्यान है जिया आपस के माए छोरा छोरी की कोई सेटिंग और वो घर आके सामने दिन में बैठ गए 4 चक्कर काटे, व आंगना में बैठी बैठी बिन देख रसबो करे, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान है वहाँ पे रखा गया था। इसके अलावा और बात करें तो घरों में छत पर जाने के लिए, घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी, छत पर जाने के लिए क्या बनी होती थी, सीढ़ियाँ बनी होती थी, और ये सीढ़ियाँ वो ईंटों की बनी होती थी, किसकी बनी होती थी, ईंटों की बनी होती थी। और बात करें नगर नियोजन या भवन निर्माण के बारे में तो कई मकानों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। किन के अवशेष मिले हैं, कुओं के अवशेष। और कुएं जो होते थे वो घर के बाहरी मकान में बनाए जाते थे, बाहरी मकान में, यानी आंगन का ऐसा मकान जो सबसे बाहर स्थित होता था उसमें कुएं का निर्माण किया जाता था, ताकि बाहर से चलता हुआ कोई भी व्यक्ति पानी पीकर से वहां से सीधा निकल सकता था और वो आंगन तक झांक नहीं सकता था, आंगन तक वो उसकी पहुंच वो नहीं होती थी। कुओं के बारे में बात करें तो अपने को साक्ष्य मिले कि मोहनजोदड़ो से 700 कुओं के अवशेष मिले। मोहनजोदड़ो से कितने कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुओं के अवशेष अपने को यहाँ से मिले। तो एक बार फिर से देखना, नगर नियोजन, नगर नियोजन है वो उत्कृष्ट श्रेणी का था। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था जिसके चारों तरफ है वो कमरे होते थे। एकांतता का यहाँ पे पूरा ख्याल रखा जाता था। मकानों की जो भूमि तल से लगती हुई जो दीवारें थी उनमें खिड़कियां नहीं होती थी, ताकि बाहर का व्यक्ति है वो अंदर नहीं झांक सके। मुख्य दरवाजे से आंगन में नहीं झांक सकते थे, यानी कि मुख्य दरवाजा वो आंगन से बहुत दूर होता था, तो बाहर से मुख्य दरवाजे पे खड़े व्यक्ति को यह पता नहीं चल सकता था कि परिवार के या घर के आंगन में वो कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी होती थी, छत पर जाने के लिए क्या बनी होती थी, सीढ़ियां बनी होती थी। और यहाँ से कुओं के अवशेष भी अपने को मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कम 700 कुओं के अवशेष मिले हैं। अब यहाँ से मैं एक चीज़ आपको जो बता देता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में उसका वर्णन नहीं है, क्योंकि वो अपने को पढ़नी जरूरी है, आगे चल कर के अपने काम आएगी। यहाँ पे अपना जो एक स्थल होता है कालीबंगा, जिसके बारे में सबने सुना होगा, हनुमानगढ़ में जो स्थित है। कालीबंगा में क्या है, कई घरों की जो छत है वो घास फूस की बनी होती थी। कई घरों की छत किसकी बनी होती थी, घास फूस की छत बनी होती थी। इसीलिए कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा जाता है। दीनहीन बस्ती कहा जाता है कालीबंगा को। कौन सी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती इसे कहा जाता है। तो ये थी अपनी नगर नियोजन। यह आप जरूर याद रखें, 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करेंगे अपन हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली, क्योंकि अपन ने हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली दोनों विशेषताएं वो अपन ने इसकी पढ़ी थी कि ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो अब अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली। देखना जल निकासी प्रणाली किस प्रकार की थी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो नई हेडिंग अपनी आती है जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली के बारे में बात करें तो नगर नियोजन के साथ साथ यह भी इसकी एक अनूठी विशेषता थी। नगर नियोजन के साथ साथ यह भी एक अनूठी विशेषता थी।
यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो देखो, इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पहले, यहाँ के लोग हैं पहले नालियों का निर्माण करते थे। किनका निर्माण करते थे? पहले गलियों में नालियों का निर्माण होता था और फिर उनके अगल बगल में मकान बनाए जाते थे। अगल बगल में क्या बनाए जाते थे? मकान बनाए जाते थे। यहाँ से हम बात करें कि सड़कें जो होती थी, यानी हर सड़कें और जो नालियाँ होती थी, सड़कें और नालियाँ, ये एक दूसरे को ग्रिड पद्धति के आधार पर काटती थी। ग्रिड पद्धति, जिसे चेस बोर्ड पद्धति भी अपन कहते हैं। ग्रिड पद्धति या चेस बोर्ड पद्धति के आधार पर काटती थी, या अपन ये कहें कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? समकोण पर। कैसे? मान लीजिए कि ये एक सड़क है और ये एक सड़क है, तो ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। अब क्या होता था, मकानों का निर्माण है वो सड़क के दोनों तरफ होता था। मकानों का निर्माण सड़क के दोनों तरफ होता था। इस प्रकार मकान बनाए जाते थे। और इसमें क्या होता था, मकानों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क पे नहीं खुल करके पीछे गली में खुलते थे। सबसे खास बात है वो इसकी यही थी कि मकानों के जो दरवाजे हैं वो पीछे गली में खुलते थे। यहाँ से अपन और बात करें तो नालियों की उचित व्यवस्था की गई थी और घर के गंदे पानी के निकासी के लिए, गंदे पानी के निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई थी। और ये नालियाँ जो होती हैं वो बाहर जाकर एक बड़े नाले से मिली होती थी। बाहर जाकर एक बड़े नाले से मिली होती थी और सारा जो गंदा पानी है इन नालियों के जरिए बड़े नाले में जाता था और बड़े नाले से जाकर के यह पानी है वो गांव से बाहर या शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। अब अपन देखो बात करें एक स्थान जो होता है कालीबंगा। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे लकड़ी की नालियों के अवशेष भी अपने को मिले। कौन सी नालियों के अवशेष मिले? लकड़ी की नालियों के अवशेष। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लकड़ी की नालियों के अवशेष हैं वो अपने को कहाँ से मिले, तो वो अपने को मिले हैं कालीबंगा से। तो एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं जल निकासी प्रणाली के ऊपर। जल निकासी प्रणाली के बारे में बात करें तो नगर नियोजन के साथ साथ यह भी इसकी अनूठी विशेषता थी, यहाँ के लोग हैं वो नालियों का निर्माण पहले करते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया और फिर नालियों के अगल बगल में मकान बनाए जाते थे। सड़कें और जो नालियाँ होती है वो यहाँ पे ग्रिड पद्धति, चेसबोर्ड पद्धति या समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। गंदे पानी के निकासी के लिए प्रत्येक घर में नालियाँ होती थी और ये नालियाँ बाहर जाकर के एक बड़े नाले से मिली होती थी, जिससे शहर का जो गंदा पानी है वो शहर के बाहर छोड़ दिया जाता था। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे हड़प्पाई समाज में भिन्नता के कारण। नया टॉपिक जो अपना आएगा, हड़प्पाई समाज में भिन्नता के कारण। तो अपन ने पढ़ लिया जल निकासी प्रणाली के बारे में और इसके बाद में आगे का पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।